बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी हमले की। दिल्ली आतंकी धमाकों में मौत का आंकड़ा अब 13 तक पहुंच गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार को चला रहा था वही सुसाइड बॉम्बर यानी कि फिदायन हमलावर था। प्रधानमंत्री ने कल इसे लेकर सीसीएस की मीटिंग की और आतंकी हमले के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पास किया। वहीं इस आतंकी हमले में 4 कार के जरिए साजिश रची गई थी। i20 कार से धमाका किया गया और डिजायर के साथ साथ इको स्पोर्ट्स कार का भी इस्तेमाल किया गया। और आपको बता दें इन दोनों ही कारों में विस्फोटक मिले हैं। इसके अलावा ब्रेजा कार भी मिल गई है। आतंकी 4 जगहों पर बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। वो पुलवामा में भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी की जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट पर ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, बताएं इस मामले में लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है ये भी अब जांच एजेंसी ईडी के रडार पे आ चुका है और जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को रजिस्टर किया जाएगा और जांच एजेंसी ईडी मुख्यालय में इस केस को दर्ज करने के बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई जो निदेशक हैं उनके बारे में जो जानकारी मिली है कि उनके दुबई में भी कई प्रॉपर्टीज हैं और दुबई में पिछले काफी समय से उनके परिवार के कई सदस्य भी रह रहे हैं। तो वहां पर दुबई में किस तरह से प्रॉपर्टी वहां अर्जित की गई, क्या इस मामले की जानकारी भारतीय जो जांच एजेंसी होती है उनको या इनकम टैक्स को दिया गया था या नहीं दिया गया था, वो भी एक जांच का दायरा है। और वहां पर जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में ये भी जांचा जाएगा कि वहां की जो फंडिंग है वो फंडिंग का जो स्रोत क्या क्या रहा है, किस तरह से पैसे आते जाते रहे हैं, उन तमाम मामलों को जांचा और परखा जाएगा। और आज कहा जा सकता है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी के प्रमुख, एनआईए चीफ, ईडी डायरेक्टर, उनकी भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमारे गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में भी आज चर्चा हुई है कि इस मामले से जुड़े हुए हर एक कनेक्शन को खंगाला जाए, विस्तार से खंगाला जाए और जो भी आरोपी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी तरफ देखा जाए जो दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए मामले में जो टेरर मॉड्यूल है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और टेरर मॉड्यूल की बात करें तो इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए प्रमुख तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एनआईए की एक टीम जो है वो लगातार राज्य सरकार और राज्य की जो पुलिस है उसके साथ में भी संपर्क में साधी हुई है। जिस तरह से अगर बात करें तो इसमें हरियाणा की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजधानी दिल्ली की जो पुलिस है उसके साथ लगातार संपर्क साधा जा रहा है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में इससे भी लगातार इनपुट्स लिया जा रहा है। तो एक तरफ जांच एजेंसी अपने काम कर रही है, अपने तमाम इनपुट्स को खंगाल रही है और एक व्हाइट कॉलर वाले जो जितने ये मॉड्यूल जो जिस तरह से तैयार किया गया, खासतौर पर यहाँ पे देखने को मिला कि एक डॉक्टर का जो पेशा होता है हमारे समाज में उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, एक ऐसा दर्जा जो जीवन बचाने के लिए जिनको माना जाता है। लेकिन एक ऐसा मॉड्यूल आतंकियों के द्वारा तैयार किया गया कि कई डॉक्टरों को इसमें शामिल किया गया और जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश करके इस मॉड्यूल को तैयार किया गया, इस पूरे मॉड्यूल को खत्म करने के लिए अब जांच एजेंसी एनआईए। बिल्कुल शंकर, काफी अहम जानकारी आपने दी कि एनआईए जहां एक तरफ अपनी जांच कर रही है वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों के पुलिस भी एक दूसरे से संपर्क में है और हर एक तार को यहां पर खंगाला जा रहा है। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी है, इसका जिक्र शंकर आनंद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस दौरान व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो मॉडल ऑपरेंडी सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे। और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो,
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है। वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए I-20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने बारूद जमा किया था, वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो 6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में यह पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों। साथ ही आपको बता दें, आज आवाज अड्डा में हम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और आतंकी डॉक्टरों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आतंक का डी कोड जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हो रहे दिनों दिन बदतर हालात की। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेहद खराब है। लगातार तीसरे दिन भी एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। ग्रैप 3 की बात करें तो इसके कदमों का सीमित असर दिखाई दे रहा है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रैप 3 को लागू हुए भी 2 दिन हो गए, बावजूद इसके जो स्थिति है वो ऐसी की वैसी बनी हुई है, या फिर ये कहा जाए कि पहले से और ज्यादा खराब हो रही है तो गलत नहीं होगा। फिलहाल स्थिति बताएं, क्या है प्रदूषण की? जी, लगातार तीसरा ऐसा दिन है जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर पर बनी हुई है, यानी कि जो AQI है वो 400 के पार है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पूरी दिल्ली का जो औसत AQI है वो 405 है। कल के मुकाबले थोड़ी सी राहत जरूर है। कल AQI 428, 430 तक पहुंच गया था, जो इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन था। उसके मुकाबले थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अभी भी जो CPCB के पॉल्यूशन मेजरिंग मीटर्स होते हैं, 39 में से 25 ऐसे मीटर्स हैं जो कि 400 के पार AQI दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू हुए हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक है। इसके अलावा जो बाहर से पॉल्यूटिंग व्हीकल्स आती थी उनको नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही जो कक्षा 5 तक के स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड बोर्ड पे चल रहे हैं। आज दिल्ली के बाद हरियाणा ने भी घोषणा की कि वो कक्षा 5 तक के जो क्लासेस हैं वो हाइब्रिड मोड पे चलाएंगे। अब इसके आगे जो CAQM है वो डिसाइड करेगी क्या जो मेजर्स हैं उनको और ज्यादा कड़ा बनाना है, जो ग्रैप 4 के नियम है वो लागू करने हैं, और वो इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले 2-3 दिनों में हवा की स्थिति किस तरीके से रहती है। क्योंकि जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि 2 कारण है जो कि प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। पहला है कि जो टेम्परेचर है वो डिप होता जा रहा है, और दूसरा है कि जो हवा की स्पीड है वो स्लो है, अभी 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से औसत चल रही है। तो अगर ये स्थिति बनी रहती है तो प्रदूषण की स्थिति भी अगले कुछ दिनों में यूं ही बने रहने की आशंका है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली NCR के चर्चित डेवलपर JP ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर घर खरीदारों के पैसे के डायवर्जन का आरोप है। पूरा मामला बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के शंकर आनंद। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है, केंद्रीय जांच एजेंसी ED के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए
जेपी ग्रुप के जो मनोज गौड़ हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज गौड़ से जांच एनसीडी के द्वारा पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जांच के दौरान में वो सहयोग नहीं कर रहे थे एजेंसी को। पूछताछ के दौरान जो कई सवाल उनसे पूछे गए थे उसका सही तरीके से वो जवाब नहीं दे रहे थे। जानकारियों को छुपाना और उनके खिलाफ अब तक जो स्टेटमेंट दर्ज हुआ था और उसी दर्ज स्टेटमेंट और इसके साथ साथ तमाम डिजिटल एविडेंस के आधार पर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज गौड़ को गिरफ्तार करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद उसे ईडी के स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड लेकर फिर उनसे दिल्ली स्थित इसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली जोन के द्वारा इस मामले में एक पिछले कुछ सालों से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया था और इसी साल 23 मई को एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और जेपी ग्रुप की अगर बात करें तो जेपी एसोसिएट से जुड़े हुए कई और भी जो ऐसे रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं उसके खिलाफ भी उसी 23 मई को सर्च ऑपरेशन किया गया था। और जिस तरह से एक तकरीबन 12,000 करोड़ का जो फंड था उसको जिस तरह से डाइवर्ट करने का आरोप लगा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस 12,000 करोड़ का जो स्कैम एक तरह से कहा जा सकता है कि एक घोटाला जो है, इस घोटाले मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ करने के दौरान में कई लोगों का जो दर्ज बयान था उसी के आधार पर मनोज गौड़ का नाम सामने आया था। तो मनोज गौड़ से भी इस मामले में पूछताछ की गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अहम खबर आपको बता दें। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बाद अब हॉस्पिटल्स पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय ने हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों के साथ आज एक अहम बैठक बुलाई है। डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं इस बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल, देखिए, वित्तीय सेवा मामले के सचिव के साथ जो आज हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की बैठक चल रही है, उसका मुद्दा यही है कि जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से हटाया गया था, उसके बाद से ही सरकार लगातार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर बनाकर रखी है। लेकिन अब मामला हॉस्पिटल्स तक पहुंच गया, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां लगातार ये कह रही हैं कि चूंकि हॉस्पिटल्स अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, लिहाजा उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अंडर कंट्रोल रखने में काफी दिक्कत आ रही है। इसलिए आज सरकार ने हॉस्पिटल्स चेन की बैठक बुलाई है और उनसे इस बैठक में कहा जा सकता है कि वो अपने हॉस्पिटल्स के खर्चे न बढ़ाएं, ताकि जो जीएसटी कटौती का फायदा है वो आम लोगों तक पहुंच सके। इसमें जो एक दौर की पहली बैठक हुई थी उसमें 70 से 80%, जिसमें अपोलो, मैक्स जैसे बड़े चेन शामिल हैं, उन्होंने इस बात को लेकर एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इस साल अपना जो खर्चा है वो नहीं बढ़ाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारे दूसरे चेन हैं जो अभी इस बात के लिए दूसरी तरह की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन इस बैठक में जो बड़े नाम हैं, जो बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं, उनको सरकार ये कह सकती है कि इस बार वो दाम न बढ़ाएं, क्योंकि जो सालाना मेडिकल एक्सपेंसेस जो इन्फ्लेशन रेट है 8 से 14% के आसपास होता है और इसी वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ जाता है। लिहाजा सरकार ये कह सकती है कि ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखें हॉस्पिटल्स, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम में जीएसटी कटौती हुई है उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की। अब ये पूरा मामला लटकता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के फैसले के बावजूद दूरसंचार विभाग ने अब तक ट्राई से आवंटन की सिफारिशें जो है उस पर सफाई नहीं मांगी है। डिटेल्स ले लेते हैं हसीम मनचंदा से। हसीम, आपसे जानना चाहेंगे, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात करें तो क्या वजह है जो देरी देखने को मिल रही है? सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की सिफारिशों के ऊपर डेडलॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी थी। दूरसंचार विभाग की एक कमेटी ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया और उसके बाद ये सिफारिशें डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को भेज दी गई। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन कुछ सिफारिशों पर एग्री नहीं कर रहा था। उसने दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप एक बार फिर ट्राई की इसके ऊपर राय ले लीजिए, कई चीजों के ऊपर आप क्लैरिफिकेशन ट्राई से ले लीजिए। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक दूरसंचार विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। अभी ट्राई से इसके ऊपर कोई भी राय नहीं ली गई और इस बात को भी 2 महीने बीत चुके हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में आवंटन है उसमें आपको देरी देखने को मिलेगी। कई सारी कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने की तैयारी कर रही है। जो स्टारलिंक है, वनवेब है, वो दोनों अपनी सर्विस की टेस्टिंग भी करा चुके हैं और उनको स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है कि कब सरकार स्पेक्ट्रम देगी। तो ये सारी प्रक्रिया में अभी फिलहाल देरी देखने को मिल रही है। तो इसका ये मतलब है
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बिहार चुनाव नतीजों से पहले बाजार में नर्वसनेस दिखाई दे रही है। आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, मार्केट में आज आपको ऑफ आइज एक्शन नजर आया, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही निफ्टी बैंक पर, जहां पर अगर आप देखें तो नया लाइफ हाई टच हुआ। जबरदस्त मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में नजर आया और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये भी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से ऑफ आइज के एक्शन यहां पर आपको नजर आए। समझ लेते हैं कि निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो आईसीआईसीआई बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स लगातार दूसरा दिन है बड़े एक्शन का। वहीं गिरावट वाले शेयरों की बात की जाए तो बीईएल है, ओएनजीसी, एमएनएम खबरों के बीच, और इटर्नल स्टॉक में भी अगर आप देखें तो हल्का करेक्शन नजर आया। पूरे मार्केट्स को समझिए, यानी ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखा जाएगा तो बायोकॉन लगातार तेजी, हिंदुस्तान जिंक बड़ा मूव देखने को मिला, प्रेस्टीज एस्टेट्स नतीजों का रिएक्शन, और अशोक लेलैंड में नया लाइफ हाई टच हुआ। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो सोलर इंडस्ट्रीज है, पेज इंडस्ट्रीज खराब नतीजे, पीबी फिनटेक और कोचिन शिपयार्ड, यहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजों का रिएक्शन नजर आया। लेकिन खास बात है कि आज का स्टार रहा निफ्टी बैंक। साथ ही आपको बताएं, बाजार का फोकस पिछले कुछ दिनों से एशियन पेंट्स पर है, जिसकी तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्यों दौड़ रहा है एशियन पेंट्स का शेयर, समझा रहे हैं यतिन मोता। ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसने हरा रंग डाला, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है वो 3 साल का पेन भी आपको कम होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम एशियन पेंट्स के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक 11% चला हुआ है और एक महीने में 23% का मोमेंटम। लेकिन अभी भी अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो -6% है। और जब से बिरला ओपस, यानी इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं बिरला ग्रुप, इन्होंने पेंट्स बिजनेस में अनाउंसमेंट किया कि वो फोरे करेंगे, तब से लेकर अभी तक अभी भी स्टॉक फ्लैट ही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न दे दिया आपको 3 साल के टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, पिछले एक महीने की चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ चीज़ें दिखा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या बदला है रिसेंटली, कुछ दिनों पहले बिरला ओपस के सीईओ हरगावे साहब ने रेजिग्नेशन दिया, वो ब्रिटानिया ज्वाइन कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट के बाद ग्रासिम का शेयर 5-7% टूटा और एशियन पेंट के शेयर में तब से रैली हुई है 5-7% की। रिजल्ट के बाद भी एक बड़ा मोमेंटम आया काउंटर में। और अगर हम बात करें तो Q2 के नंबर्स ये एक बड़ा डिफरेंस बना रहे हैं। बिरला की बात तो अलग है, लेकिन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो मल्टी क्वार्टर हाई वॉल्यूम ग्रोथ आया, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दोनों ही डेकोरेटिव सेगमेंट और इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट में आपको आता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ब्रांड इनोवेशन और रीजनल एक्टिवेशन कंपनी ने किया है वो बहुत फायदा करता हुआ नजर पड़ रहा है। तो जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं पिछले 2-4 क्वार्टर से जो परेशानियां हो रही हैं, अब थोड़ा बहुत रिवर्सल अब मार्केट को दिखने लगा है। और अगर हम ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो इस क्वार्टर की हाईलाइट ये रही कि ग्रॉस मार्जिन्स भी कंपनी के इंप्रूव हुए वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रॉडली सभी ने एक थम्स अप दिया है। जेफरीज की एक बाई कॉल आ गई है, इन्होंने टारगेट 10% से बढ़ा के लगभग 3300 रुपये कर दिया है। 3050 के टारगेट के साथ अगर हम बात करें तो HSBC भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि अभी भी थोड़ा समय दीजिए, शायद आने वाले क्वार्टर्स में चीज़ें रिवर्स हो, इसीलिए वो सेल का रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2500 के टारगेट के साथ। तो बाजार में तेजी का माहौल है, लेकिन सवाल ये है कि इस तेजी को एफपीआईज का सपोर्ट मिलेगा या फिर आगे भी एफपीआईज बाजार से दूरी बनाए रखेंगे। बाजार में एफपीआईज और घरेलू एमएफ होल्डिंग की पूरी तस्वीर समझा रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, एफपीआईज तो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा बिकवाली कर दी है कि अगर आप पूरे बाजार में इनकी शेयर होल्डिंग देखें तो 15 साल में सबसे निचले स्तर पर चल रही है। और निफ्टी 500 जो कि एक पूरे ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स है, इसे अगर आप समझें तो शेयर होल्डिंग के डेटा आप देखें। जो भारतीय प्रमोटर्स हैं सबसे ज़्यादा 30.2% हिस्सेदारी ओन करते हैं। विदेशी निवेशक जो हैं 8.4% है। एफपीआईज टोटल 16.9% है। अब घरेलू म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस से मिला के 16.2 और इंडिविजुअल्स और अन्य मिलाकर देखें तो 16.3% के आसपास है। जो विदेशी निवेशक हैं इनकी हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। खास बात अगर आप देखें तो निफ्टी
50 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये 40% के आसपास है, जो कि 23 साल में सबसे कम चल रही है। वहीं निफ्टी 500 में एफपीआईज की हिस्सेदारी आप देखें तो 13 साल में सबसे कम है। जो इंडिविजुअल्स हैं बाजार में, इनका स्टेक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट इनके थ्रू माना जाएगा, तो इनकी हिस्सेदारी करीब 18.75% आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछली 4 तिमाहियों में जो इंडिविजुअल निवेशक हैं, इनका जो स्टेक है ये एफपीआई से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर आप हाउस होल्ड वेल्थ की, तो इसके मामले में इंडिविजुअल्स काफ़ी आगे चल रहे हैं। हालांकि Q2 में नुकसान हुआ है, 2.6 लाख करोड़ इनकी वेल्थ घटी है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो 2020 के लेवल से काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर है, 84 लाख करोड़ के आसपास है। लेकिन इस शेयर होल्डिंग के डेटा से आप ये भी इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। अगर आप Q2 का शेयर होल्डिंग पूरे मार्केट का देखें तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल्स अभी भी एफपीआईज की पसंद है, इनका कंफर्ट यहीं आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेलीकॉम यहाँ पर भी इन्होंने निवेश कर रखा है। अब जो पसंद नहीं आता है वो बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, इसमें कंजम्पशन आता है, कमोडिटी सेक्टर इन्हें पसंद नहीं आता, स्टेपल्स पसंद नहीं आते, एनर्जी, मेटल्स और इंडस्ट्रियल्स, इससे अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए दूरी बना रखी है। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखेंगे कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसके हिसाब से आप देखें तो लार्ज कैप फाइनेंशियल्स ये तो सभी को पसंद आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड टियर जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू है, लेकिन स्टेपल्स, कमोडिटी सेक्टर और साथ में अगर आप देखें तो एनर्जी और मटेरियल्स, ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को भी Q2 में ज़्यादा पसंद नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी इस तरह से तैयार की गई है कि विदेश से स्किल्ड एक्सपर्ट्स आएं और अमेरिका के वर्कर्स को ट्रेन करें, ना कि उन्हें रिप्लेस करें। बेसेंट ने इस प्लान को नॉलेज ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बताया है ताकि अमेरिका में शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को फिर से खड़ा किया जा सके और साथ ही इससे घरेलू इंडस्ट्री खड़ी की जाए, ऐसा भी उनका मानना है। इसके अलावा आयात पर निर्भरता घटेगी, ये भी उन्होंने कहा है। अमेरिका दशकों से काम आउटसोर्स करता रहा है। बेसेंट ने कहा कि H-1B वीजा पर जो आए हैं वो यूएस वर्कर्स को ट्रेन करें और घर जाएं, उसके बाद यूएस वर्कर्स काम संभाल लेंगे। I think the president's vision here is to bring in overseas workers where these jobs went. Who have the skills, 3, 5, 7 years to train the U.S. workers, then they can go home, the U.S. workers fully take over. Because we haven't built ships in the U.S. for years. We haven't built semiconductors. So this idea of overseas partners coming in, teaching American workers, then returning home, that's a home run. चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज शाम 6:27 पर हमारे स्पेशल प्रोग्राम के बारे में। बच्चों के फ्यूचर को लेकर है टेंशन, निवेश स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है, तो हर कंफ्यूजन का मिलेगा सॉल्यूशन। हम बताएंगे कैसे करें हर लक्ष्य के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। स्पेशल शो सही इन्वेस्ट फ्यूचर बेस्ट शाम 6:27 पर जरूर देखिए।